है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इस जो इंट्रोडक्शन क्लास था, पहला क्लास था, हम लोग देखे थे कि ठोस क्या होता है, ठोस जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ये सब हम लोग बचपन में 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो उस सब पर ज़्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं। देखेंगे कि जो ठोस का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था सॉलिड का, कि वो दो टाइप का होता है और दोनों के बारे में डिफरेंस और दोनों के बारे में अच्छे से हम बता चुके हैं। एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा था एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। एमोर्फस सॉलिड, तो ये दो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्रिस्टलाइन हम लोग पढ़े थे कि ये 4 प्रकार के होता है। ये ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शुरू में हम लोग पढ़े थे मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। दूसरा पढ़े थे आयनिक सॉलिड, और ये क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब डिफिनीशन, इसका प्रॉपर्टी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेटालिक, मेटालिक सॉलिड, और चौथा हम लोगों ने लास्ट देखा था कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में हम लोगों ने विस्तार से एक एक पॉइंट, बहुत ज्यादा इतना तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, चूंकि 11th में बच्चन पढ़ा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से एक एक पॉइंट करके पढ़ाएं, उतना नहीं पढ़ा जाता है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मोलिकुलर सॉलिड किसे कहेंगे, क्रिस्टलाइन का ही है। इसमें क्रिस्टलाइन में क्या है कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, एक डेफिनिट अरेंजमेंट के थ्रू बना होता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस में होता है कि मॉलिक्यूल जैसे तैसे उसमें समाहित रहेगा, जैसे तैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, लेकिन अरेंजमेंट इसमें फिक्स रहेगा। तो यही फर्क है थोड़ा सा। जैसे एमोर्फस का एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे आपका ग्लास हो गया, ये रबर हो गया, ये सब एमोर्फस का एग्जांपल है। इसमें देख लीजिए क्रिस्टलाइन में बहुत सारा एग्जांपल जो ठोस का दिए, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, है ना, नमक हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, आप जितना भी ले लीजिए, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ज्यादातर जो ठोस होता है वो क्रिस्टलाइन ही होता है, ज्यादातर जो ठोस, जैसे सिलिका हो गया आपको, SiO2, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जितना भी आप देखिए सब का सब आपका क्रिस्टलाइन ठोस होगा। एमोर्फस ठोस थोड़ा बहुत कम होता है, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, जिसमें अरेंजमेंट नहीं होता है ना, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। मोलिकुलर सॉलिड में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कम होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल मतलब जैसे आप ले लीजिए I2Cl2, है ना, आप आर्गन ले लीजिए, मैंने बता दिया है कि इसमें नोबेल गैस भी आता है। आयनिक सॉलिड में क्या होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा, जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, धनायन है, ऋणायन है, कैटायन है और एनायन है, विस्तार से पढ़ चुके हैं। मेटालिक में थोड़ा सा मैं 2 मिनट बता देता हूं आपको। जैसे मेटालिक सॉलिड हो गया, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव आयन होगा, लेकिन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पॉजिटिव आयन इसमें घुसा रहता है। कोवैलेंट सॉलिड किसे कहेंगे, वैसा सॉलिड जिसमें आयनों के बीच कोवैलेंट बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में आप बंधन के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं 2 मिनट रिवीजन करवा दे रहा हूं बस, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़े हैं, क्योंकि अब उतना समय नहीं कि आपको हम पूरा बंधन पढ़ाएं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप का होता है, आप पढ़े होंगे। एक होता है वैन-डर-वाल, दूसरा होता है केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन 3 टाइप के बंधन वैन-डर-वाल फोर्स में, वैन-डर-वाल फोर्स में मैंने बताया था कि वैन-डर-वाल वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसमें भी वैन-डर-वाल में भी बहुत सारा बल होता है। जैसे मोलिकुलर में मैंने लिखवा चुका हूं कि इसमें लंदन फोर्स लगता है, लंदन फोर्स वैन-डर-वाल फोर्स है। जैसे आयनिक सॉलिड में आपको कूलम्बिक फोर्स लगता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जैसे मेटालिक में, है ना, मेटालिक बॉन्ड बनता है कोवैलेंट में,
कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी 3 प्रकार के नॉर्मली होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, आपका कोवैलेंट होता है ना, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये सब 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है सब चीज। तो यहाँ हम लोग इस सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है। मैंने लिखा दिया है अच्छे से, पूरा एक जगह भी विस्तार से भी पढ़ा दिए हैं, और एक नोट्स भी छोटा सा करके मैंने चारों का डिफरेंस भी एक जगह कर दिया। तो आप एक नजर भी 5 मिनट भी इसको रिवीजन करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटालिक है, कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवैलेंट सॉलिड है। चलिए, ये तो रहा पिछली क्लास का। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ जो शुरुआत आज हम लोग करेंगे, देखिए जो सॉलिड, हाँ एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है बच्चा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ठोस है, जो अब जैसे आप ले लीजिए नमक, सबसे सिंपल सा एग्जांपल ठोस का जब मैं बात करूं तो ज्यादातर एग्जांपल मैं यहाँ नमक लूंगा, क्योंकि हम लोग नमक घर में भी देखे हैं वो कैसा ठोस होता है, थोड़ा सा आइडिया ज्यादा मिलेगा। ऐसा ठोस में आपको मैं बताता हूँ कि ध्यान ज्यादा क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा, ये इमेजिनेशन इसमें आपको करना पड़ेगा, इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। ये जो ठोस है इसमें आपको जो बनावट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ठोस, आप नमक लीजिए, नमक का एक बड़ा सा गोला ले लीजिए, अगर मैं उसकी आकृति बनाना चाहूँ बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है, और ये बोर्ड हमारा 2D है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है ना। ये बोर्ड हमारा 2D है तो 2D पर 3D हम फिगर नहीं बना सकते, इसीलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये मकान है तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये 3 डायमेंशनल है। लेकिन इसको अगर हम कहें कि इसको फिगर बनाओ इस पे बोर्ड पे, तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि हम ऊंचाई इसमें दिखा ही नहीं सकते। इसमें लंबाई हम लोग दिखा सकते हैं, चौड़ाई दिखा सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई है हम लोग नहीं दिखा सकते। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो इमेजिन आपको करना पड़ेगा कि ये जो फिगर बन रहा, मैं बना तो दूंगा 3D फिगर है ना, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट है, वो जो आयन है, वो 3D में कहां पर है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें इमेजिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा बनावट 3D में। तो आइए यहां से थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं बनावट पर। ये सब तो खाली हम लोग पढ़ लिए, 4 लेक्चर लगा बस इंट्रोडक्शन में। अब यहां से हम लोग इसका अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि अंदर में जो मॉलिक्यूल, जैसे अभी मैंने बताया कि जो मेटालिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, तो कोवैलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल में आपको मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना, एटम्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है ना। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो यहाँ अरेंजमेंट में हम लोग यही देखेंगे, अरेंजमेंट में यही देखेंगे कि वो जो आयन है, मॉलिक्यूल है और जो आपका एटम्स है, वो ठोस के अंदर कहां कहां अवस्थित है, ये हम लोग यहाँ चेक करेंगे। और वही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ज्यादातर पढ़ना, अरेंजमेंट के बारे में, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में, कि ठोस के अंदर वो पार्टिकल आखिर कहाँ रहता है। तो आइए पढ़ते हैं, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है ना। इन सॉलिड भी लिख सको, इन सॉलिड, ठोस में कणों का आंतरिक बनावट या सजावट। हिंदी आपको जिनको जरूरत होगा वो लिख लीजिए कि ठोस में कणों का आंतरिक सजावट, अंदर में कैसे सजाया जाता है। तो जरा एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे भी बारी बारी से। तो लिख लीजिए कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर situated in different position, in different position
इन सॉलिड, है ना, इन सॉलिड, पहले सॉलिड कि सॉलिड में जो कण होता है वो अलग अलग जगहों पर अवस्थित होता है, अलग अलग जगहों पर अवस्थित होता है जो कण होता है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए जरा सा कि ठोस में, जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी लिख लीजिए। जब मैं एक लाइन बोलता हूं तो कि सॉलिड में कणों का विभिन्न जगहों पर, कण या तो लिख लीजिए कण विभिन्न जगहों पर अवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि इन सॉलिड particles are denoted by dot का मतलब डॉट कैसे हुआ, ये देखिए इसको डॉट बोलते हैं। उसी से हम लोग पार्टिकल के अंदर, सॉरी ठोस के अंदर कणों को हम लोग इसी से डिनोट करेंगे, आपको एक डॉट से। जहां एक डॉट दे दिए वहां समझ जाना कि कोई ना कोई कण अवस्थित होगा, है ना। तो इंटरनल अरेंजमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस। पहला इंटरनल अरेंजमेंट में कैसे होता है। अब क्रिस्टल लैटिस कहते किसको है? क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलीय जालक, हिंदी बोलते हैं इसको क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक, तो देखिए क्रिस्टलीय जालक कुछ नहीं, जो कणों का जो अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशनल में। अब यहाँ बात ध्यान से रखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता क्या है, तब आप समझिएगा। 1 डायमेंशनल एक विमीय का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, वैसा अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ वो कण है वो सिर्फ लंबाई में अरेंजमेंट हो, सिर्फ एक दिशा में, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिर्फ 1 डायरेक्शन में। क्योंकि डायरेक्शन हम लोग जब मैथ में पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के आप लोग पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस जो प्लेन के अंदर से बाहर आता है। तो इसको तो हम लोग यहाँ दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि अंदर बाहर कैसे लिखे, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग एक तिरछा लाइन ऐसे दे देते हैं, है ना, कि ये जेड एक्सिस है, ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर है। तो जो जिस ठोस में जो कण होगा सिर्फ एक ही दिशा में सजावट किया हुआ रहेगा उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। जिसमें जो कण है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में सजावट हुआ, जैसे इधर भी रहा और ऊपर भी रहा, तो ये 2 डायमेंशनल होगा। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी रखा जाएगा तो आपको जेड एक्सिस में उसका बनावट आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल। मतलब अगर कोई ठोस का बनावट 3 डायमेंशनल हो, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसमें जो कण है एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में भी है। मैं उसको आपको बना करके समझाऊंगा, मैं बस अभी थोड़ा सा आपको बता दिया। तो पहले क्रिस्टल लैटिस कहते किसको है, डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं, है ना। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल या इन 3D in a solid is called crystal lattice. Arrangement of particle in 3D
इन ए सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हिंदी जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा कि एक ठोस में त्रिविमीय में, एक ठोस में त्रिविमीय में, त्रिविमीय में कणों के सजावट को, कणों के सजावट को क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं, है ना, क्रिस्टल जालक कहते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। आइए मैं आपको अब पहले क्रिस्टल जालक बना के बताता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल आपको लिखाऊंगा क्रिस्टल जालक के। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बना के बताता हूं कि वो रखता आखिर कैसे। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा पूछता नहीं बोर्ड में, ज्यादा ज्यादा हो सकता है तो कभी क्रिस्टल जालक का 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ ले और कुछ नहीं है ना। या एक परिभाषा और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और करके लिख लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स बहुवचन कर दीजिए प्लूरल, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, represented by dot and connected by a straight line and connected by a straight line in 3D, in 3D arrangement of particles represented by dot, मतलब पार्टिकल्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे एक सीधी रेखा से, a straight line in 3D is called crystal lattice, is called crystal lattice। कहने का क्या मतलब हुआ, हिंदी जिनको चाहिए फिर से लिख लीजिएगा कि त्रिविमीय में, त्रिविमीय में डॉट के द्वारा निरूपित कणों का अरेंजमेंट, कणों का सजावट, डॉट द्वारा निरूपित कणों का सजावट और सरल रेखा से जुड़े हुए, सरल रेखा से जुड़े हुए को, सरल रेखा से जुड़े हुए को क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, है ना। अब आइए थोड़ा एकदम सिंपल सा है, कोई ज्यादा बात नहीं, बस कैसे लिख दीजिए, छोटा परिभाषा भी मैंने लिखा दिया, थोड़ा सा और करना था 2 लाइन और एक थोड़ा सा 2-4 वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई भी परिभाषा लिखिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, है ना। तो जो आपको सुविधा, बस ऐसे ही देखो, याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है, वैसे नहीं याद रहेगा बच्चा, कभी नहीं याद रहेगा अगर तुम लाइन बाय लाइन याद करोगे, नहीं, वैसा नहीं होता। याद करने का मतलब है कि आप उस बात को समझिए कि क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है और उसे अपनी भाषा में लाइन में बना करके लिख दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, कणों का सजावट होता है, बस इतने ध्यान में रखिए कि क्रिस्टल लैटिस में कणों का सजावट होता है 3 डायमेंशन में, है ना, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों में। बस इतने बात को खाली ध्यान में रखिए, डिफिनेशन आएगा तो अपने मन से बना, क्योंकि देखिए वहां जब क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही पहला पेज उलटते हो, पहले पेज के ऊपर में लिखा रहता है कि यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। इसका मतलब कहता है कि आप बस जो डिफिनेशन है उसको अपनी भाषा में, किताबी भाषा में मत दीजिए, अपनी भाषा में आप उसको जो, लेकिन हाँ उस पॉइंट को, जो उस परिभाषा को संबोधित करता है, जो बात, उस बात को आप खाली अपने लाइन में लिख दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही वाला डेफिनेशन होना चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा आपको पहले क्रिस्टल लैटिस बना के बताता हूं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जरा देखिए और बनाना सीखिए, क्योंकि ये इतनी बार बनेगा, बहुत बार बनेगा ये स्ट्रक्चर। तो आप देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूं। सिंपल सा, पहले आप एक स्क्वायर बनाइए, क्योंकि ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। एक आप मैं बीच में बना देता हूं, बड़ा सा बना देता हूं आपको। एक पहले स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए। अब थोड़ा सा नीचे से और इससे थोड़ा सा दूरी से, यहां से फिर से एक स्क्वायर बना दीजिए। आप लोग सीखते जाइए, क्योंकि ये बनने वाला है, 40-50 बार ऐसा बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। और ये जो कॉर्नर है सबको आप मिला दीजिए। एक बार मैं अच्छे से आपको बनाने के लिए समझा देता हूं, फिर आप लोग अपने से बनाते रहिए। है ना, अब देखिए लग रहा है कि 3D बनने वाला है ना, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब क्रिस्टल जालक में जब पूरा बनाना है तो आप क्या करिए, हर एक के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। जैसे इस लाइन का मिड पॉइंट यहां, इस लाइन का मिड पॉइंट यहां, इन दोनों को आप मिला दीजिए। इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब इस लाइन का मिड पॉइंट देखिए, इस लाइन का कहीं मिड पॉइंट यहां आएगा, कहीं यहां आएगा। इस लाइन का मिड पॉइंट कहीं यहां आएगा। सबसे पहले आप उसके मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए, है ना, मिला दीजिए। देखिए कैसे बनेगा, है ना। फिर क्या करिए, ऊपर वाला का जो मिड पॉइंट है नीचे वाला के मिड पॉइंट से आप मिला दीजिए। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये है और इसी का मिड पॉइंट मान लीजिए ये वाला है। दोनों को आप मिला दीजिए। फिर इसका मिड पॉइंट और इस वाला लाइन का मिड पॉइंट आप मिलाइए। तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए कहीं यहां होगा और इसका मिड पॉइंट कहीं यहां होगा। मिला दीजिए दोनों को। फिर आप देखिए, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिला दीजिए। और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आप मिला दीजिए। इतना सबका मिड पॉइंट हम लोगों ने मिला दिया। अब क्या करें, अब देखिए अब क्या करना है, अब ज्वाइंट करना है। ई वाला और ई वाला दोनों को आप जोड़ दीजिए। इसका वाला और इसका वाला दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। इसका और इसका दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। और इसका वाला और इसका से जोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, और ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए। ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए। तब जाकर के आपका एग्जैक्ट क्रिस्टल लैटिस आपको बन जाएगा, है ना। अब देखिए, देखने में देखो, जब इतना घौच पौच हो जाता है, अब देखिए कैसे, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें इमेजिन करना जरूरी है। कि जैसे मान लो ये वाला, ये मकान, इस रूम को ही देख लीजिए, जरा रूम ये देख लीजिए तो देखिए समझ जाइए।
इसके मिड पॉइंट को, इस सतह के मिड पॉइंट को इस सतह के मिड पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए, इसको वाला के ऐसे मिला दीजिए, ऊपर वाला के नीचे वाला से मिला दीजिए, है ऐसे करके मिला दीजिए, उसका वाला के उससे मिला दीजिए, इसका वाला के इससे मिला दीजिए, उसका वाला इससे मिला दीजिए। तो जहां जहां जो डॉट आ रहा है, देखिए कहां कहां आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपको यहाँ डॉट आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जहां जहां डॉट होगा, है ना, जहां जहां डॉट होगा सब जगह आपको पार्टिकल्स होगा, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, है ना, यहाँ डॉट होगा, आपको बीच में यह दिख रहा होगा, बीच में यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, है ना, बीच में यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा। तो यह जो क्रिस्टल लैटिस है, यह जो बनावट है, यही है देखिए कहलाता है आपको क्रिस्टल। और इसी टाइप का जितना भी ठोस है सब इसी टाइप से बना हुआ रहता है ना। एक एक्स एक्सिस में कण होगा, एक वाई एक्सिस में कण होगा, और दूसरा ये वाला देखिए, ये वाला ये जो तिरछा मैंने बनाया है ये अंदर से बाहर की ओर है, ये तिरछा वाला, ये 2D है और हम लोग देखो ना 3D बना दी है तो आपको पता नहीं चल रहा है। ये वाला जो देखिए, ये माचिस जो आप देख रहे हैं, जरा देखिए, एक ही बात है, आप समझ जाइए। ये देखिए यही है और क्या, ये लंबाई है या चौड़ाई, और ये वाला जो लाइन है ये वाला है, ये वाला ये बाहर की ओर है, ये वाला देखिए, ये वाला। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, माचिस को हम इसमें पार नहीं सकते, तो ये जो लंबा वाला लाइन, ये जो बाहर की ओर जेड एक्सिस की ओर जो लाइन है उसको मैंने इसी पे तिरछे करके इसको दिखा दिया है, और ये समझिए कि ये अंदर बाहर की ओर है। तो यही है आपका 3D, ऐसे ही पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और आपको जब मैं यहाँ दूं तो आप समझ जाइए कि यहाँ जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस में कोई कण अवस्थित है। और देखिए, और जहां जहां कण होगा, जहां जहां ज्वाइंट होगा बच्चा, उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, उसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, है ना। जालक बिंदु उसे बोलते हैं जालक बिंदु। और जहां जहां खाली स्पेस है, जहां जहां खाली स्पेस है, जैसे मान लीजिए ये वाला खाली स्पेस है, तो इसे बोलते हैं लैटिस साइट, लैटिस साइट, लैटिस साइट, है ना, जालक जगह, जालक जगह, जालक स्थान। अब इसके बारे में चलिए कुछ पॉइंट लिखते हैं, ये भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लिया, ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक बार नहीं, कितने बार बनेगा, 20-30 बार ऐसा बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लिया कि कैसे बनाए, है ना। आप बस ध्यान रखिए कि इसमें एक ये वाला लंबा वाला है ना, या ये वाला लंबाई है, एक्स एक्सिस पर ये वाला लाइन है, वाई एक्सिस पर ये वाला लाइन है, और जेड एक्सिस पर ये वाला लाइन है, ऐसे है। बस इसी बात को खाली समझिए, और ज्यादा से आपको मतलब अभी नहीं है, और टेंशन भी नहीं लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा इमेजिन करिएगा माथे में कि ये आपको लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाला जो है मोटाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, एक ही बात है, ये वाला, है। तो आइए इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिखते हैं, इन्हीं सब के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं, है। तो पहला पॉइंट लिखिए, है ना, कि इन क्रिस्टल लैटिस, है ना, मिटा देते हैं, मिटा करके लिखते हैं, ज्यादा कोई विशेष चीज नहीं। पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए बच्चा कि इन क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टल लैटिस the point at which
ये सब थोड़ा सा टर्म के बारे में जानना होगा, क्योंकि मैं बार बार फिर बोलूंगा क्रिस्टल पॉइंट, आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल पॉइंट कौन सा होगा। कि इन क्रिस्टल लैटिस द पॉइंट एट विच पार्टिकल्स आर सिचुएटेड, पार्टिकल्स में आपको मॉलिक्यूल हो सकता है बच्चा, अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है ना। कि इन क्रिस्टल लैटिस द पॉइंट एट विच पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल, एटम और आयन इज प्रेजेंट या सिचुएटेड, ये प्रेजेंट कुछ भी लिख सको, इज प्रेजेंट कॉल्ड लैटिस पॉइंट, कॉल्ड लैटिस पॉइंट। कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हिंदी लिखना है, लिख लीजिए कि क्रिस्टल जालक में वह बिंदु जिस पर कण उपस्थित होते हैं, जिस पर कण उपस्थित होते हैं, जिस पर कण उपस्थित होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं, उसे जालक बिंदु कहते हैं, जहां जहां कण अवस्थित होगा। मैं समझाऊंगा अभी और अच्छे से, टेंशन नहीं ले, धीरे धीरे आपको टोटल, क्योंकि इमेजिनेशन है बच्चा, थोड़ा टाइम धीरे धीरे सोच करके उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा कि इन क्रिस्टल लैटिस the space available का मतलब आपको जो उपलब्ध है, इन क्रिस्टल द स्पेस अवेलेबल between different particles is called lattice site, जालक स्थान, lattice site is called lattice site। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए कि क्रिस्टल जालक में विभिन्न कणों के बीच उपलब्ध स्थान को है ना जालक स्थान कहते हैं, जालक स्थान कहते हैं, जालक स्थान कहते हैं, है ना बच्चा। तीसरा पॉइंट लिख लो, है ना कि टू मेक अ क्रिस्टल लैटिस, particles are joined by a straight line, कहता है कि हिंदी लिख लीजिएगा कि क्रिस्टल जालक बनाने के लिए कणों को सरल रेखा से जोड़ा जाता है, सरल रेखा से जोड़ा जाता है।
है ना, सरल रेखा से कणों को जोड़ करके बस हम लोग बनाने के लिए यहाँ यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कणों को जोड़ देंगे, है ना। चौथा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि कैसे बनता है, समझ ही गए। ये तो क्रिस्टल लैटिस हुआ, जरा गौर से समझिए। ये क्रिस्टल लैटिस हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हम NaCl लेते हैं, एक ठोस लेते हैं और NaCl का बस छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, इतना सा छोटा सा, इतना सा लेते हैं। मान लीजिए इतना सा एक छोटा सा हम लोग नमक का एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो यह जो नमक का टुकड़ा होगा ये आपका क्रिस्टल होगा, या इसी को कह दीजिए आपका सॉलिड NaCl। सॉलिड NaCl क्रिस्टल कह दीजिए या सॉलिड NaCl है। तो कहता है कि यह जो क्रिस्टल NaCl का बनेगा, यह जो बनेगा इतना सा ही, छोटा सा ही, वो जो अभी हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस जो देखा, क्रिस्टल लैटिस जो मैंने अभी देखा हम लोगों ने, ये वाला ऐसा ऐसा बहुत सारा यहां आकर के मिल जाएगा, बहुत सारा ऊपर नीचे दाएं बाएं, 1000 लाखों में ऊपर नीचे सब, ये बहुत सारा वैसा वैसा लैटिस जुड़ेगा, तब जाकर के एक छोटा सा NaCl का क्रिस्टल बनेगा। जरा गौर से समझिए, वो क्रिस्टल लैटिस के रिपीटिंग अरेंजमेंट से एक क्रिस्टल बनता है किसी भी ठोस का। जो मैंने इतना बड़ा बना दिया, वो इतना बड़ा थोड़े नहीं, इतना छोटा वो क्रिस्टल है, इतना छोटा कि आप देख नहीं पाइएगा, इतना छोटा होता है वो क्रिस्टल लैटिस। मैंने बना दिया इतना बड़ा, लेकिन होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, है ना। और वही वैसा वैसा 1 करोड़ रहता है, मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस इतना छोटा है, तो इतना 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 ढेर सा जुड़ेगा ऊपर नीचे, तो एक छोटा सा क्रिस्टल बनेगा। मतलब रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म अ क्रिस्टल, है ना। तो एक लाइन ये भी लिख दीजिए कि बार बार जो क्रिस्टल लैटिस को हम लोग जोड़ेंगे, तब जाकर के एक आपको क्रिस्टल बनेगा। तो चौथा पॉइंट आप ध्यान में लिख लीजिए कि बाय रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मेनी क्रिस्टल लैटिस लिख दीजिए, बहुत सारा, मेनी क्रिस्टल लैटिस, by repeating arrangement of many crystal lattice, a crystal is formed. A crystal is formed मतलब क्या कहता है, हिंदी जिनको लिखना है लिख दीजिए कि बहुत सारे क्रिस्टल जालक के निरंतर रिपीटिंग मतलब लगातार, बार बार या निरंतर, कुछ भी होता है रिपीटिंग का हिंदी, निरंतर सजावट से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब बार बार अरेंज करिएगा तो वो आपका जाकर के क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो अभी तो हम लोगों ने देखा, जरा गौर से समझिएगा, अभी खैर शुरुआत है, ऐसा ऐसा ढेर सा बनाएंगे बच्चा। तो आइए मैं इस क्रिस्टल जो मैंने अभी 3D में बनाया बच्चा, इसको जरा गौर से देखिए।
ये 3D में मैंने अभी बनाया था, जो मैंने अभी 3D में ये बनाया था स्ट्रक्चर, है ना। 3D में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, मैं तो बना ही दूंगा। है ना, इस टाइप के रहता है, इस टाइप का बना रहेगा। लेकिन ये तो 3D में है, ये 3D में है। लेकिन मैं इसी को अगर मैं बताना चाहूँ 2D में तो ध्यान से जरा देखिए बच्चा, गौर से जरा देखिए। मैं ये 3D में है, अब मैं जो ए वाला लाइन है, ये वाला ध्यान दो, ए वाला जो जेड एक्सिस में जो था उसको मैं हटा देता हूं तो 2D बन जाएगा। अब मैं उसी को बनाता हूं तो उसी को क्या बनाएगा, तो कैसे बनेगा, आपको ये लंबाई मिलेगा और चौड़ाई मिलेगा। मतलब जो 2D में होगा कोई इस तरह से बना रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहीं कण यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ रहेगा। ये तो सिर्फ लंबाई एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में भी बना दीजिए। ये कण है, ये कण है, सजावट है कणों का। इसी तरह ये सब जुड़ा रहता है एक बंधन के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये वाला क्रिस्टल अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का है, मान लीजिए ये क्रिस्टल जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड का है, ध्यान दीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का है। अगर ये क्रिस्टल मॉलिक्यूलर सॉलिड का है तो इसके बीच में जो बंधन बनेगा, जो बंधन कुछ नहीं, बंधन एक नहीं होता कि एक लाइन, ठोस के अंदर कोई लाइन खींचा नहीं रहता, बस वो दर्शाने के लिए हम लोग लाइन बनाते हैं, पढ़ाने के लिए मास्टर लोग यूज करता है लाइन। उसमें ठोस के अंदर कोई लाइन से जुड़ा नहीं रहता, हम लोग यहाँ सिर्फ लाइन बनाते हैं। इसके बीच जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसको दर्शाने के लिए कि आप देखो इन दोनों के बीच में ये दोनों जुड़ा हुआ है इसके थ्रू। अगर मॉलिक्यूल है तो इन दोनों के बीच में बंधन बनेगा, उस बंधन को हम लोग बोलेंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अगर मान लीजिए ये जो क्रिस्टल बन रहा है, यह जो क्रिस्टल बन रहा है अगर आयनिक सॉलिड का, जैसे NaCl का है या आपका सीजियम क्लोराइड का है, तो यह जो होगा वो आयन होगा। जैसे मान लीजिए ये NaCl का, मान ही लीजिए कि ये NaCl का क्रिस्टल है, जरा और समझ में आपको याद जाएगा। तो यहाँ पर Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा, फिर यहाँ पे Na प्लस होगा, फिर यहाँ पे Cl माइनस होगा, और ये दोनों आपको आयनिक बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये मैं इसको 2D में कर दिया, मैं इसको 2D में आपको बना दिया, ये 2D में बन गया। अगर मान लो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन से दर्शा देते हैं, जोड़ देते हैं। और नहीं भी जोड़िएगा तो कोई बात नहीं, आप समझ ही गए कि जब आयन है तो अट्रैक्शन बल तो लगेगा ही, अट्रैक्शन बल तो लगेगा ही सब में। ये 2D में है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मैंने एक वाले को गायब कर दिया क्योंकि 3D में आप ये 2D वाला बोर्ड पर 3D आप बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, और जहां जहां मैंने डॉट दिया है वहां वहां पार्टिकल होगा, जहां जहां मैंने डॉट दिया वहां वहां आपका पार्टिकल उपलब्ध होगा, सब जगह पार्टिकल होगा बच्चा। यहाँ ये हो गया, और यह जो पॉइंट होगा बच्चा आप जाने गए, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, है ना। ये पॉइंट जो होगा वो लैटिस पॉइंट होगा, लैटिस पॉइंट। और यह जो स्पेस है यही वाला लैटिस साइड कहलाएगा। देखो 2 डायमेंशनल में साफ साफ जगह दिख रहा था, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कहां पे जगह है, क्योंकि इसके ऊपर एक और देखो ना, अगर मैं इसी पे बनाऊं तो देखो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कोई बिंदु होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ, फिर ऊपर से चारों को मिलाएंगे तो बीचवा में तो एक जगह क्यूब के मतलब घन के जैसा तो ये बनेगा ना, तो वह जो जगह होगा वही जगह कहलाता है लैटिस साइड, है ना। फटाक से आप इसको बना लीजिए, 2D वाला खाली बना लीजिए, 3D वाला का जरूरी नहीं।
है ना, अपने से बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल बच्चा, यही ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। इकाई कोशिका, इकाई कोशिका या इकाई सेल भी कर सकते हैं, है ना। इकाई कोशिका, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस के बाद हम लोग देखते हैं इकाई कोशिका। डिफिनीशन सबसे पहले लिखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिख लीजिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, एकदम सिंपल सा परिभाषा बच्चा, इज कॉल्ड यूनिट सेल, इज कॉल्ड यूनिट सेल। एकदम सिंपल सा परिभाषा, छोटा सा लिख लीजिए कि एक क्रिस्टल जालक का, हिंदी लिख लीजिए कि एक क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई को, एक क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। दिक्कत हो तो बोलते जाइए, क्योंकि अभी तो सिंपल से खाली अभी हम लोग टर्म के बारे में ही जान रहे हैं बच्चा, और ज्यादा नहीं है। समझ लो क्या, डिफिनीशन से ही पता चल रहा है। जरा गौर करिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, जो अभी हम लोगों ने बड़का सा क्रिस्टल लैटिस बनाया, उसका जो सबसे छोटा इकाई होगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको जितना बड़ा बनाए उतने बड़ा, उसका जो सबसे छोटा, जहां से शुरुआत हुआ, जैसे अगर मैं कहूं इस मकान का, इसलिए भी एक तरह का लैटिस है, मान लो इधर इधर से लाइन जोड़ देंगे, तो कहता है कि इसका जो सबसे छोटा इकाई होगा, कैसे कैसे, मान लीजिए यहाँ कोनवा में छोटे को एगो लैटिस होगा, ओकरा ढेर सा मिला देंगे तो ऐसा जाकर के एक बड़ा सा मकान बनेगा। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैं समझा ही देता हूं आपको कि क्या है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस अभी आपने देखा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मैंने बताया ना कि ये एक बार में हजारों बार बनेगा, कम से कम 40-50 बार तो बनेगा। तो जितना जल्दी बनाना इसको आसानी से सीख लीजिए, वही ठीक रहेगा, है ना। ये वाला देखिए, अभी हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस बनाया था, कैसे कैसे बनाया था बच्चा, ये देखो, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए, है ना, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए। फिर क्या किए, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए, फिर इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिए, फिर इसको जोड़ दिए, फिर इसको जोड़ दिए, बन गया। फिर इधर देख लीजिए, इसके मिड पॉइंट को यहां से जोड़ दीजिए, इसके मिड पॉइंट को यहां से जोड़ दीजिए बच्चा, मिड पॉइंट को दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया, ये आपका क्रिस्टल लैटिस बन गया, है ना, क्रिस्टल लैटिस, है ना। और इसका वाला बीच वाला इसके बीच वाला से मिला दिया जाता है, आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब देखिए, जरा गौर से देखिए, अब जरा गौर से देखिए, ढेर सा, तो इसका जो एक छोटा सा इकाई मैं ले रहा हूं बच्चा, छोटा वाला एक छोटे को इकाई, जरा गौर करिए किसको मैं ले रहा हूं, आप गौर करिए, मैं छोटा इकाई एक ले रहा हूं, इसी क्रिस्टल लैटिस का एक सभ्य से छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई। देखिए मैं कौन सा ले लूं,
आप गौर करिए, सबसे छोटा इकाई जो इसके अंदर में सबसे छोटा वाला है, ये वाला, जिससे मिलकर के बना हुआ, ये वाला, एक छोटा सा कॉर्नर वाला मैंने एक छोटका ले लिया, जरी छोटा जो है, मतलब कौन वाला, ये देखिए मैं इसको नीचे में बना देता हूं, इसी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो ये आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको अलग से बना देता हूं इसी को, ये देखिए मैंने इसको ये निकाल दिया। तो ये वाला जो इकाई होगा, ये पूरा बच्चा क्रिस्टल लैटिस हो गया, पूरा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक। लेकिन यह वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिट सेल, यूनिट सेल कहलाएगा। ये वाला जो इकाई है ये कहलाएगा इकाई कोशिका। तो साफ पता चला, देखो ना परिभाषा यूनिट सेल का बोर्ड में बहुत बार पूछता है बच्चा, एक नंबर में देखो ना, तो समझ खाली हम लोग ने लिए कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा इकाई, इकाई कोशिका, खत्म बात। हिंदी में लिखना है तो अपन मन से, हिंदी के तो हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिख देंगे कि क्रिस्टल जाला का जो सबसे छोटा इकाई होगा उसी को हम लोग इकाई कोशिका कहेंगे, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, इकाई कोशिका कहते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं इकाई कोशिका के बारे में। ज्यादा हम लोग क्रिस्टल जाले के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े थे बच्चा, ये है यूनिट सेल। अब हाँ जरा गौर से समझिए बच्चा, मेरे को ये जो क्रिस्टल आप यूनिट सेल है ना, मैंने इसमें ये सब नहीं बनाया, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ही ये भी है, ऐसा ही है ये भी, लेकिन इसका सबसे छोटा इकाई है, क्योंकि अब छोटे वक्रों में मैं ये सब लाइन बनाऊंगा तो फिर नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। इसी का जो छोटा इकाई है, ये जो पूरा बना हुआ है, ये इसी टाइप के छोटे छोटे गो से बना हुआ है, बहुत छोटा छोटा जोड़ दिए तो ऐसा बना। तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन हम लोग नहीं बनाते, बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा आपको लेंदी हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। बस अब मैं इतना ही बनाऊंगा, वो सब लाइन अब मैं नहीं बनाऊंगा, है। तो आइए यूनिट सेल, जब मैं लिखूंगा यूनिट सेल तो आप समझ जाना कि इसका सबसे छोटा इकाई, इसके अंदर अब कोई छोटा नहीं है, क्रिस्टल का यही सबसे छोटा, छोटा वाला यही यूनिट सेल यही कहलाता है। तो आइए यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारियां लेते हैं, और इसी के बारे में तो पूरे सॉलिड में पढ़ना है बच्चा, तो इकाई सेल के ही बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं, समझ ल। क्रिस्टल जालक के छोटका इकाई के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है ना। तो लिख लीजिए है ना। पहले एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं बच्चा, उसके बाद में इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। मैं अब एक यूनिट सेल बनाता हूं। अब देखो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैं लिखूंगा यूनिट सेल तो समझिएगा कि ये छोटका है, मैं बना रहा हूं बड़ा, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, दिखेगा ज्यादा। अब तो आसानी से बन जाएगा, अब वो सब लाइन मत खींचिएगा, आप खाली माइंड में रख ले रहे हैं कि वो होगा वहां पे पॉइंट। इसीलिए मैंने बोला था कि सॉलिड स्टेट में आपको इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ज्यादातर आप 3 डायमेंशनल बनेगा। तो हाँ बच्चा देखो, इसकी जो लंबाई है ना बच्चा, ये जो हम लोगों का नोटेशन है, इसकी जो लंबाई, सॉरी, इसका जो ए वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसकी जो लंबाई होगी, ये वाला, इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे, ठीक है। और यह वाला जो लंबाई है, चौड़ाई कहिए चाहे लंबाई, जो मन है कहिए, यह वाला जो लंबाई है इसे बी से सूचित करेंगे यूनिट सेल में। और यह वाला जो आप देख रहे हैं, चौड़ाई कहिए, जो मन है जो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सी कहेंगे, इसको हम लोग सी कहेंगे। ध्यान से अब जरा गौर से समझिए। और बी और सी, ध्यान दीजिए, कौन वाला बच्चा, बी और सी, ये बी है और ये सी है,
इसके बीच देखिए कोई कोण बन रहा है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला कोण बन रहा है, इसे हम लोग अल्फा से सूचित करेंगे, अल्फा से सूचित करेंगे। अब दूसरा कोण है बच्चा सी और ए के बीच में, आपको दिख रहा होगा ये सी है और ये वाला ए है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये सी और ए, इसे बोलेंगे बीटा। अब तीसरा कोण ये वाला बच्चा, ये सी कोण ए और सी, ए और सी, इसको बीटा बोलेंगे। और जो ए और बी के बीच में बन रहा है बच्चा उसे गामा बोलेंगे, गामा बोलेंगे, ए और बी के बीच में। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि ए और ए वाला आपका बी है बच्चा, ये गामा हो गया, ये गामा आपका हो गया। सिंपल सा रूम के ले ला ना, रूम ले ला कि ये कोण ये वाला बचा, जैसे देखो ई वाला दीवार और ई वाला दीवार दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों के बीच में जो आपका जैसे देखो ना, ऐसे आप देख लीजिए ये वाला लाइन और ये वाला नीचे वाला दीवार, नीचे वाला कैसे होगा, इसको देखिएगा तो आप खड़ा लाइन बनाइएगा। इसके लिए अगर ये दीवार की बात करिएगा तो ये खड़ा लाइन हो जाएगा, इस दीवार की बात करिएगा तो ये वाला, तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला कोण, ये देखो ये है कोण है ना, ये जो कोण बन रहा है वही वाला ये कोण है ना, वो दोनों के बीच में जो कोण, इन दोनों के बीच में कौन होगा, ये वाला, ये जो कितना कोण बना रहा है ना, ये दोनों के बीच में आपका कितना कोण बन रहा, और इन दोनों के दीवार के बीच में ये कोण बन रहा है, ये देखिए, इसीलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं कोना। इसीलिए देखिए पहले जमाना में जो नामकरण हर शब्द का किया गया था वो सोच समझ के किया है, इसको हम लोग कोना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ कोण बन रहा है इन दीवारों के बीच में, इसीलिए बोलते हैं कोना है ना, तो कोण वही हम लोग यहाँ दर्शाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको फटाक से बना लीजिए और लाइन बाय लाइन इस सभी का हम लोग डिस्कस करते हैं। है ना, पॉइंट बाय पॉइंट 3-4 तो लिख लीजिए, इसी सब के बारे में खाली लिख लेना है ना, जो मैंने आपको बता दिया पहले, क्योंकि फिगर बना के समझा देते हैं तो ज्यादा याद रहेगा और थोड़ा लिखवा भी देते हैं है ना। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। मैं एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से, इसीलिए छोटा से छोटा पॉइंट। तो लिखिए पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि यूनिट सेल, सबसे पहला पॉइंट कि यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गया? ये तो परिभाषा ही है एक तरह से कि इकाई कोशिका है, इकाई कोशिका, हिंदी लिखते चलिएगा, इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी इकाई है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि बाय रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, by repeating arrangement of unit cell crystal lattice is formed, crystal lattice form, मतलब बाय रिपीटिंग। अब देखो ध्यान दो, वहां मैंने क्या लिखाया था बच्चा, गौर से देखो कि क्रिस्टल जालक को बार बार रिपीट करिएगा तो क्रिस्टल बनेगा, और यूनिट सेल को बार बार रिपीट करिएगा तो क्रिस्टल जालक बनेगा।
है ना। छोटा छोटा इकाई को करिएगा तो एक जालक बनेगा, फिर उस जालक को जालक से जोड़िएगा तो एक जाकर के क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो लिख लीजिए तीसरा पॉइंट बच्चा, तो लिख लीजिए कि इट्स डायमेंशन डायमेंशन मतलब समझ रहे हो बच्चा, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। इट्स डायमेंशन मतलब बीमा इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड सी। ए बी सी से संबोधित किया जाता है, एबीसी से संबोधित किया जाता है ना। चौथा पॉइंट बच्चा इसके के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है ना, तो लिख लीजिए एंगल्स बिटवीन dimensions is represented by अल्फा। अल्फा बच्चा, अल्फा किसके किसके बीच में था? बी और सी के बीच में था, है ना। बी एंड सी के बीच में अल्फा। बीटा किसके बीच में था? ए और सी के बीच में, ए एंड सी। एंड गामा ए और बी के बीच में। है ना, कि एंगल्स बिटवीन डायमेंशन मतलब बीमाओं के बीच का कोण अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है ना, निरूपित किया जाता है। पांचवा पॉइंट बचा, पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों बीमा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा बराबर हो भी सकता है और 90 यहां कौन सा कितना कोण बन रहा है? 90 है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जो जालक बनेगा उसमें अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये बात भी एक पॉइंट में लिख लीजिए, क्योंकि यही तो आगे पढ़ना है जी, कि अगर बराबर नहीं है तो उस यूनिट सेल का क्या नाम है, अगर 90 नहीं है तो इस यूनिट सेल का क्या नाम होगा। उसी में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, ऑर्थोरोम्बिक, इसी का तो नाम है कि अगर एंगल अलग अलग बनेगा तो उसका नाम भी अलग अलग होगा। तो चौथा पांचवा पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इट्स डायमेंशंस है ना, मे और मे नॉट बी इक्वल। डायमेंशन मतलब समझ ही गए होंगे बच्चा, ए बी जो लंबाई है, भुजा की जो लंबाई है, भुजा एक तरह से कहो ना। डायमेंशन मतलब बीमा की जो लंबाई है वो तीनों बराबर, जैसे इसी में देखे ना, बराबर नहीं है, चौड़ा है, वो थोड़ा उससे ज्यादा लंबा है और उससे थोड़ा ज्यादा ऊंचाई है, बराबर तीनों नहीं है ना, तीनों नहीं है। तीसरा छठा पॉइंट लिख लीजिए बच्चा कि इट्स एंगल्स इसके कोण, इट्स एंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, एंगल मतलब वही बच्चा अल्फा, बीटा, गामा।
मे और मे नॉट बी इक्वल। एक एक पॉइंट को मैं आपको लिखा रहा हूं। हिंदी लिखना तो लिख लीजिए, तो सिंपल सा है कि इसके कोण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में सभी चीज हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चा टाइप ऑफ यूनिट सेल, कितने प्रकार के यूनिट सेल होता है। तो यूनिट सेल दो प्रकार के होता है, एक प्रिमिटिव होता है और एक सेंटर्ड होता है। तो एकदम देखो ना, आसानी से समझ में आ गया। ये क्रिस्टल लैटिस, पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक बड़ा सा ठोस क्रिस्टल, जैसे नमक का एक टुकड़ा, वो क्रिस्टल है, वो बना होगा क्रिस्टल जालक से। क्रिस्टल जालक ढेर सा मिलेगा, बना रहेगा। और एक क्रिस्टल जालक कैसे मिलेगा, एक छोटा छोटा यूनिट सेल से मिलकर के बना रहेगा। तो यूनिट सेल, ये ठोस का हम लोग बनावट पढ़ रहे हैं कि एक NaCl के ठोस के अंदर मॉलिक्यूल लेवल पर, अणु के लेवल पर क्या उसकी संरचना होती है, वही चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कल से। क्या इतना बुझा गया कि नहीं, है ना। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। हो सकता है कि हम लोग कल 2 घंटा करें, क्योंकि बोतल सब कह रहा है कि नहीं खत्म होगा। 2 लेक्चर एक दिन में पृथ्वी करिए, तो हो सकता है कि मैं 40-40 मिनट का 2 गो कर दूं, है ना। 40-40 मिनट का 2 गो बनाऊं कल से। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि अगर मैं 3 बजे शुरू कर दूंगा तो 3 बजे बुला लेना। और कहीं जाना नहीं है जाता, ठीक है। तो अच्छी, चलिए, है ना। हाँ, तो सबसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखो मैं बताता हूँ बच्चा, मेरा केमिस्ट्री में कुछ नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरा केमिस्ट्री पढ़ो आधा घंटा बस, ज्यादा नहीं। मैं जो एक बार आपने लिख लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, कॉपी पे नोट कर लिया, उसके बाद आधा घंटा उसको रिवीजन अगले दिन कर लीजिए, उसके बाद कोई जरूरत नहीं, है ना। हाँ, लेकिन मैं तरीका बताऊँ कि हाँ 1 सप्ताह में, 1 महीना में फिर एक बार रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन उस टॉपिक को जब पढ़ घर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जो ये तो ऑफलाइन का बात है कि आधा घंटा से ज्यादा नहीं, मेरा सब्जेक्ट आधा घंटा पढ़ो, सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और बाकी आप लोग जब देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, है ना। और आपको होगा तो आप देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन बगल में जो होगा उसको दबा दीजिए कि जब मैं यहाँ से अपलोड करूँ तो आपको वहाँ नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा, है ना, कब मैं अपलोड करता हूँ। तो बेल आइकन भी आप लोग दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।